वेलकम टू हमारे स्टडी पार्टनर। तो आज इस वीडियो में आपको राजनीतिक सिद्धांत वाली जो बुक है उसमें से अध्याय 2 पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। ये आपका एक शॉर्ट समराइज रिवीजन वीडियो है। इसमें आपको चैप्टर के अंदर कौन कौन सी जानकारी है, कौन कौन से की पॉइंट्स है, वो सब जानने को मिलेंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर कैसा है, आसान है या थोड़ा मुश्किल है। आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। और इसमें ना अच्छी सी जानकारी दी गई है वीडियो में उस चैप्टर के बारे में जो भी इसको आप में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए इसी बात पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्याय स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। तो पहले तो देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल किसी बाहरी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समाज अपनी इच्छाओं, अधिकारों और निर्णयों के प्रति स्वतंत्र हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता है जो वो केवल क्या है, किसी बाहरी सत्ता से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है, व्यक्ति या कोई समाज है वो अपनी इच्छा से, अपने अधिकारों से निर्णय लेने के लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो। तथा क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो, यानी वो इन सब कार्यों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए स्वतंत्रता किस किस प्रकार की होती है। पहली होती है राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरी होती है सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और क्या, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। तो पहले जानते हैं हम राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है। इसका मतलब है कि एक राष्ट्र बाहरी शासक से मुक्त हो, वह अपने शासन के निर्णय स्वयं ले सके। मतलब क्या है कि किसी राष्ट्र की सरकार पर किसी बाहरी सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि सरकार यहाँ चल रही है और कोई बाहर से बैठ के इस पे शासन कर रहा है सरकार पे, तो ये नहीं होना चाहिए। वे क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होनी चाहिए और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरी है हमारी सामाजिक स्वतंत्रता। इसका मतलब कि समाज में जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे समाज है उसमें ना तो जाति के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, और ना ही अन्य किसी वर्ग के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन न हो और वह अपने संसाधनों का उपयोग तथा उपभोग स्वेच्छा से कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता में बताया गया है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होनी चाहिए। यानी उससे कर्ज लिया है तो वो उसके अधीन कार्य कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वह क्या है, एक तरीके से आत्मनिर्भर होनी चाहिए। वे स्वयं संसाधनों का क्या है, उत्पादन कर सकती है, उनका उपभोग कर सकते हैं, उनको अच्छे से उपयोग कर सकती है। ठीक है, एक तरीके से स्वच्छ होनी चाहिए वे इनका उपयोग करने के लिए। और हमारी लास्ट स्वतंत्रता है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि एक समाज अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को बनाए रख सके। यानी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार जो भी करना है वो कर सकता है। ठीक है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इस तरीके से उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि अपनी संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। आप देखिए स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जन आंदोलन और संघर्ष की लंबी परंपरा रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को विभिन्न रूप में शोषित किया है, जैसे आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अधिकारों का हनन। इसने भारतीय जनता में असंतोष और विद्रोह या विरोध की भावना को जन्म दिया है, जो समय के साथ स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। यानी देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है, कई सारे आंदोलन किए गए और क्या है,
एक संघर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें क्या है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है और इस पे जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, और भारतीय समाज ने उसका विभिन्न रूपों में क्या है, डट के मुकाबला किया है, उसका विरोध किया है। जैसे आर्थिक शोषण हो रहा था भारतीय के समाज के लोगों का, ठीक है, सामाजिक असमानता फैली जा रही थी उनमें, ठीक है, और क्या है, राजनीतिक अधिकारों का हनन हो रहा था, इनके पास अधिकार नहीं थे, कभी भी इनको बंदी बना रहे थे, कभी भी इनको मार पीट रहे थे, कभी ज्यादा कर वसूल रहे थे, उनकी खेती ले जा रहे थे, और क्या है, और उनकी जो बहन बेटियां उन पर गलत नजर डाल रहे थे। तो मतलब एक तरीके से अंग्रेजों ने भारतीय समाज का शोषण किया है। इसने भारतीय जनता में क्या किया, असंतोष और विरोध की भावना को जन्म दिया, जिससे क्या स्वतंत्रता के साथ साथ क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में जो है लोगों की भागीदारी और बढ़ती गई। आगे देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर शासन। ये देखिए क्या बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छे से बताया गया है आपका ब्रिटिश शासन जो है साम्राज्य का कैसे आया, कब तक रहा, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से शासन करना शुरू किया। इसके बाद 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी कोशिश हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई तरह की शोषणकारी नीतियां लागू की गई, जिनमें उच्च कर, कृषि संसाधनों का नियंत्रण और व्यापार की नीतियां शामिल थी। अब देखिए क्या क्या आ गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या है, भारत पर कब से जो शासन करना शुरू किया, जब 1757 में क्या प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद से ही क्या किया कि ब्रिटिश शासन जो है उसने भारत पे शासन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है ना, उसकी क्या है, पहला कदम उठाया गया उसका, ये मान लीजिए आप। और क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या था, भारत में कई तरह की क्या है शोषणाधिकारी नीतियों का लागू कर दिया गया। जैसे क्या है कि उच्च कर वसूला जा रहा था भारत के लोगों से, और जो कृषि के संसाधन है उन पर पूरी तरह से ब्रिटिश का कब्जा था। और क्या, व्यापार की नीतियां शामिल थी, यानी ये पूर्ण रूप से व्यापारिक क्रियाएं किसके हाथों में थी, ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन। इसमें जो जो आपके आंदोलन हुए थे वो सब के बारे में बताया गया है अच्छे से, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। 1857 का विद्रोह सामान्यतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण माना जाता है। यह एक संपूर्ण देशव्यापी संघर्ष था, जिसमें भारतीय सैनिकों को और नागरिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। यानी 1857 का जो पहला विद्रोह, यानी अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि 1857 में क्या हुआ, पहली जो है भारतीय विद्रोह की, स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसमें क्या था कि स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें क्या है, कई सारे लोगों ने मिलके विद्रोह करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश सरकार का। आगे देखते हैं, तो पहला विद्रोह था गांधी जी का अहिंसक आंदोलन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, असहमति और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उनका प्रमुख आंदोलन 1919 में रोल एक्ट के विरोध में था, जिसे असहमति आंदोलन कहा गया। पहले में आपको क्या बताया गया है कि गांधी जी का जो अहिंसक आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और असहमति और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। मतलब उन्होंने हिंसा को नहीं अपनाया, उन्होंने लड़ाई वड़ाई को नहीं अपनाया, ठीक है। और उनका जो प्रमुख आंदोलन था ना, यानी जो 1919 में रोल एक्ट के विरोध में था, जिसे असहमति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा आंदोलन चंपारण खेड़ा और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके भाव में आंदोलन किया गया था। इसमें क्या बताया गया कि गांधी जी ने चंपारण 1917 और खेड़ा 1918 में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ घृणा की भावना को उभारा।
तो इसमें आपको बताया गया है कि गांधी जी ने चंपारण यानी जो 1917 और जो खेड़ा में था 1918 में, इन सब आंदोलनों से क्या हुआ, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 1919 में हुआ था, उस दिन क्या किया था, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या है, घृणा की भावना को उभार दिया। और क्या है, जब सभी भारतीय थे वो ब्रिटिशों से नफरत करने लगे थे। ठीक है, अब देखिए अगला आंदोलन नमक सत्याग्रह जो कि हुआ था 1930 में। गांधी जी ने नमक कर के खिलाफ असहमति आंदोलन चलाया, जो भारतीय जनता में एक बड़े जन जागरण का कारण बना। अब क्या है, 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। और उन्होंने क्या किया कि इस पे जो टैक्स लगाए जा रहे थे, यानी अधिक मात्रा में नमक पर टैक्स लगाए जा रहे थे, उसके खिलाफ असहमति जताते हुए आंदोलन की शुरुआत हो गई। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय जनता में क्या है, एक बड़े जन जागरण का कारण बन गया। ठीक है, तो अभी आपका आ गया लास्ट आंदोलन, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। और इस आंदोलन के तहत भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था ये। और क्या था कि महात्मा गांधी ने ये आह्वान किया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो, और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल शुरू हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों को भारत छोड़ो, यहाँ पे अंग्रेजों को नहीं, यहाँ पे आएगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये को थोड़ा मिस्टेक से हो गया है। तो महात्मा गांधी ने आह्वान किया था किसका, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे देखिए, आपका स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई, इसमें आपको बताया गया है अच्छे से कि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह स्वतंत्रता महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के संघर्ष के कारण संभव हो पाई। इस समय तक भारत में विभाजन की प्रक्रिया भी चल रही थी, जिससे भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग शरणार्थी बने और देश में सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति में आपको बताया गया है कि क्या 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश के साम्राज्य से, पूर्ण तरीके से आज़ाद हो गया था। और क्या महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के संघर्ष के कारण हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई थी। और क्या समय के साथ साथ क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, दो देशों का उदय हुआ। ठीक है, और क्या विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या है, लाखों लोग क्या है इधर से उधर गए, कुछ लोग शरणार्थी के रूप में भारत में रह गए, और इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हो गया, दुश्मनी की भावना उत्पन्न हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, आगे देखिए स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां, यानी स्वतंत्रता के बाद है वो क्या क्या चुनौतियां आई भारत के समक्ष। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी हमारी विभाजन के परिणाम स्वरूप शरणार्थी समस्या। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की देखभाल और पुनर्वास एक बड़ी समस्या बनी। यानी पहली समस्या में आपको बताया गया है कि जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे भारत में, उनकी देखभाल और उनको दोबारा बसाने की जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनको कहाँ बसाया जाए, किस तरीके से ज़मीनों पे इनको घर दिलाया जाए, इनकी खाने पाने की व्यवस्था की जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। क्या है, क्योंकि अंग्रेज तो लूट के ले गए थे हमारे भारत को, यानी सोने की चिड़िया को तो लूट गई थी अब वो, तो समस्या उत्पन्न होनी थी। आगे देखिए दूसरी समस्या में सांप्रदायिक तनाव। विभाजन के बाद क्या है, हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ गया, आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, हिंदुओं को मारा गया, मुसलमान भाइयों को मारा गया। तो क्या इसमें क्या है, दिन ब दिन समय के साथ साथ तनाव बढ़ता गया। तीसरी देखिए आपकी तीसरी समस्या क्या थी, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, यानी विविधताओं से भरे हुए देश में एकता स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि क्या है, दिन ब दिन दंगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो जा रहे थे, तो क्या है राष्ट्रीय एकता में योगदान नहीं हो पा रहा था। चलिए आगे देखते हैं आपकी आर्थिक और सामाजिक विकास, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती थी। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत में से जो भी सोना चांदी सब था वो कौन ले गया था, ब्रिटिश ले गए थे अपने देश।
तो क्या भारत की अब जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई थी, कमजोर हो गई थी काफी। इसलिए क्या है, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को मजबूत करने की बहुत ही आवश्यकता थी। इसलिए आर्थिक और सामाजिक विकास करना बहुत जरूरी था उनके लिए। चलिए आप देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा और उनकी चुनौतियां। स्वतंत्रता केवल बाहरी शासक से मुक्ति नहीं होती, बल्कि एक राष्ट्र के भीतर लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण करना भी स्वतंत्रता का हिस्सा है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक रूप से सक्षम और समृद्ध समाज बनाना भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह भी है कि समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना हो। यानी क्या, स्वतंत्रता केवल क्या है, एक बाहरी शासक से मुक्ति होना नहीं है, बल्कि क्या है, एक राष्ट्र के भीतर लोकतंत्र का निर्माण करना भी स्वतंत्रता कहला जाता है। और क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ क्या है, आर्थिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए और समृद्ध समाज का एक नागरिक होना बहुत ही गर्व की बात होती है। ठीक है, और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना होना बहुत जरूरी होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, समृद्ध समाज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पाठ का निष्कर्ष क्या है। इस अध्याय में स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं और आंदोलनों को देखा गया है और यह समझा गया है कि भारत स्वतंत्रता केवल एक बाहरी अधिकार ही नहीं है, कि भारत की जो स्वतंत्रता है वो बाहरी अधिकार नहीं है कोई, ठीक है, बल्कि यह व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर समानता और अधिकारों का संरक्षण भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय समाज को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनका समाधान समय और समर्पण से किया गया। समय और समर्पण से क्या किया गया, चुनौतियों का सामना किया गया। जो भारत को आज़ादी के बाद चुनौतियां देखने को मिली, उनका सबका निपटारा किया गया। यह अध्याय भारतीय सामाजिक और राजनीतिक के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि स्वतंत्रता एक सतत प्रक्रिया है जिसे संरक्षित और विकसित करना पड़ता है। चलिए आपका चैप्टर है जो एंड हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।